एवरीवन, वेलकम टू पटेल जी के। तो आज हम लोग इस सीरीज का पार्ट नंबर 4 देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल नंबर फर्स्ट, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा अनुदैर्घ्य। अगला सवाल, अश्रव्य तरंगे यानी इंफ्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 20 हर्ट्ज से कम। अगला सवाल, श्रव्य तरंगे यानी ऑडिबल वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 20 से लेकर 20,000 हर्ट्ज के बीच में। इसी रेंज के आवृत्ति को मनुष्य सुन सकता है, बाकी सबको नहीं सुन सकता है। इससे कम होगा तब नहीं सुन पाएगा और इससे अधिक होगा तभी भी नहीं सुन पाएगा। अगला सवाल, पराश्रव्य तरंगे अल्ट्रासोनिक वेव्स की आवृत्ति कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला सवाल, चमगादड़ अंधेरे में किस प्रकार उड़ सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा कि चमगादड़ जो है वह अति तीव्र ध्वनि को उत्पन्न करके, अति तीव्र ध्वनि मतलब बहुत तेज, वह क्या आसानी से रात को भी उड़ सकता है। अगला सवाल, वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 332 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल, जल में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 1483 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल, लोहे में ध्वनि की चाल कितनी होती है? तो इसका राइट आंसर होगा 5130 मीटर पर सेकेंड। अगला सवाल, कान पर ध्वनि का प्रभाव कितने सेकंड तक रहता है? तो इसका राइट आंसर होगा 0.1 सेकेंड यानी 1/10 सेकेंड। अगला सवाल, ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी तक क्यों सुनाई देती है? अक्सर हम लोग देखते हैं कि जो साउंड होता है दिन में उतना सुनाई नहीं देता है, लेकिन रात में क्या होता है कि थोड़ा सा भी कोई बोलता है तो आवाज़ अधिक दूर तक जाता है। तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है क्या? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला सवाल, प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? यानी प्रतिध्वनि का मतलब इचो होता है, सुनने के लिए श्रोता मतलब जो सुनने वाला है एवं परावर्तक सतह जहाँ से वह परावर्तित होता है ध्वनि के बीच न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 17 मीटर। कितना होगा? 17 मीटर। अब हम लोग देखते हैं कि प्रतिध्वनि यानी इचो क्या होता है। तो जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती है तो इस परावर्तित ध्वनि को हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। अगला सवाल, यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल क्या, मतलब यदि मैक संख्या 1 से अधिक हो तो पिंड की चाल क्या कहलाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा सुपरसोनिक। अब हम लोग थोड़ा मैक संख्या के बारे में देखते हैं। किसी माध्यम में किसी पिंड की चाल तथा उसी माध्यम में ध्वनि की चाल के अनुपात को उस वस्तु की उस माध्यम में
मैक संख्या कहते हैं। यानी कहने का सिंपल मतलब है कि कोई पिंड है, वह उसका किसी माध्यम में चाल और उसी माध्यम में ध्वनि के चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या। अगला सवाल, यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो ध्वनि की चाल क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा हाइपरसोनिक। यानी मैक संख्या यदि 1 से अधिक हो तो उसको हम लोग बोलते हैं सुपरसोनिक, और यदि मैक संख्या 5 से अधिक हो तो उसको हम लोग बोलते हैं हाइपरसोनिक। अगला सवाल, मनुष्य की अधिकतम सुनने का सीमा कितना डेसिबल है? यानी कहने का मतलब है कि मनुष्य अधिकतम कितना डेसिबल तक सुन सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा 95 डेसिबल। अब भाई डेसिबल क्या होता है? तो हम लोग पिछला वीडियो में पढ़ चुके हैं कि डेसिबल जो होता है वह ध्वनि की तीव्रता को मापता है कि ध्वनि कितना तीव्र है। अगला सवाल, ध्वनि की चाल सबसे अधिक और सबसे कम किसमें होता है? तो राइट आंसर होगा क्या कि ध्वनि का चाल जो है सबसे अधिक ठोस में होता है और सबसे कम गैस में होता है। कैसे? एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठोस मतलब जैसे मान लीजिए लकड़ी, तो लकड़ी को पीटेंगे तो क्या होगा? सबसे अधिक आवाज़ आएगा। और यदि गैस लेंगे, जैसे मान लीजिए कोई गैस ले लिए, तो उसका आवाज़ उतना इसके रिस्पेक्ट में बहुत कम रहता है। अगला सवाल, तापमान बढ़ाने पर वायु में ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ता है? कहने का मतलब है कि यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो सिंपल सा बात है कि जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो ध्वनि का वेग भी क्या होगा? उसके साथ बढ़ेगा, और टेम्परेचर घटाएंगे तो उसका वेग भी घटेगा। अगला सवाल, स्त्रियों की आवाज़ पुरुषों की अपेक्षा पतली क्यों होती है? अक्सर हम लोग देखते हैं कि स्त्रियों का आवाज़ जो है पुरुषों की अपेक्षा पतली होती है। इसका यही कारण है कि स्त्रियों का जो आवाज़ है ना, उसका फ्रीक्वेंसी यानी आवृत्ति बहुत ज़्यादा होती है पुरुषों के मुकाबले, इसीलिए क्या होता है? उन लोग का आवाज़ पतला होता है। अगला सवाल, चिल्लाते समय व्यक्ति हमेशा हथेली को मुंह को समीप क्यों रखता है? ये भी अच्छा सवाल है। हम लोग अक्सर देखते हैं कि यदि किसी को चिल्लाना पड़ता है तो क्या करते हैं हम लोग? दोनों हाथ से इस तरह से मुंह को इस तरह से कर देते हैं एक तरफ, ताकि आवाज़ हम लोग का क्या हो? सीधा पहुँचे कहाँ? जिसको हम लोग को बुलाना है। यानी इसका आंसर क्या होगा कि उस स्थिति में ध्वनि ऊर्जा का स्थानांतरण एक ही दिशा में होता है। कहने का मतलब जितना भी ध्वनि हम लोग मुंह से बोलते हैं उतना ऊर्जा निकलेगा तो सब एक ही डायरेक्शन में जाएगा, तो जिस आदमी से हमको काम है उसके पास डायरेक्ट पहुंच जाएगा आसानी से। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं? हाथ से दोनों तरफ से ढक लेते हैं। अगला सवाल, वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? कहने का मतलब है कि जब वायु के तापमान में जब परिवर्तन होता है, चेंज होता है, तो ध्वनि का कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो इसका राइट आंसर होगा वेवलेंथ यानी तरंग दैर्ध्य। अगला सवाल, इको साउंड का प्रयोग क्यों किया जाता है? इको साउंड का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा समुद्र की गहराई मापने के लिए, कि समुद्र कितना गहरा है, इसके माध्यम से हम लोग मालूम कर लेते हैं। अगला सवाल, पास आते रेलगाड़ी की सीट की आवृत्ति, सीट नहीं, यहाँ मिस्टेक से हो गया है, यहाँ सीटी होगा। रेलगाड़ी की सीटी की आवृत्ति बढ़ती जाती है, ऐसा किस घटना के कारण होता है?
कहने का सिंपल सा मतलब है कि जब ट्रेन हम लोग जैसे मान लीजिए स्टेशन पर खड़े हैं, तो ट्रेन ज्यों ज्यों नज़दीक आती है क्या होता है, उसका आवाज़ जो है, सीटी का आवाज़ जो हॉर्न मारता है वहाँ पर, तो उसका आवाज़ क्या होता है, और तेज होते जाता है। तो इसके यही पूछ रहा है कि किस घटना के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डॉपलर इफेक्ट, मतलब डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। तो हम लोग समझना पड़ेगा कि डॉपलर प्रभाव होता क्या है। तो चलिए थोड़ा सा जानते हैं। तो जब किसी ध्वनि स्रोत एवं श्रोता के बीच, जब किसी ध्वनि स्रोत मतलब जहाँ से ध्वनि निकल रहा है, एवं श्रोता के बीच मतलब जहाँ से कोई सुन रहा है, आपेक्षिक गति होती है। कहने का मतलब है कि जहाँ से ध्वनि निकल रहा है और जो सुन रहा है, दोनों के आपस में गतिमान है, मतलब एक जगह नहीं है। जहाँ से ध्वनि निकल रही है वो भी थोड़ा गति में है और जो सुन रहा है वो भी थोड़ा गति में है। तो क्या होता है, तो श्रोता को ध्वनि की आवृत्ति उसकी वास्तविक आवृत्ति से अलग सुनाई पड़ती है। इसी घटना को डॉपलर प्रभाव कहते हैं। सिंपल सा कहने का मतलब है कि जहाँ से जैसे मान लीजिए साउंड निकल रहा है, आवाज़ निकल रहा है, और हम लोग भी क्या कर रहे हैं, हम लोग भी कहीं रास्ता में चल रहे हैं, मतलब गति में है, तो उसका जो रियल में आवाज़ होता है ना, जैसे लाउड स्पीकर बजता है, तो देखते हैं कि जो रियल में आवाज़ बजता है वो हमको पूरा अच्छा से नहीं सुनाई देता है, मतलब थोड़ा सा अलग होता है। तो वही बोल रहा है कि उसका आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति से कम होता है। इसी को बोलते हैं डॉपलर इफेक्ट। अगला सवाल, प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, जिसे क्या कहते हैं। लाइट है, मतलब प्रकाश जो है बहुत छोटा छोटा पार्टिकल से मिलकर बना होता है, उसको क्या कहते हैं। तो राइट आंसर होगा फोटोन। क्या कहते हैं, फोटोन। अगला सवाल, प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। इससे पहले क्या देखे थे हम लोग, ध्वनि की प्रकृति कैसी होती है। कैसा था वो, अनुदैर्घ्य था। लेकिन यहाँ पूछ रहा है प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है। तो इसका राइट आंसर होगा अनुप्रस्थ, यानी ट्रांसवर्स नेचर का ही होगा। अगला सवाल, प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है। तो इसका राइट आंसर होगा या तो वायु में होगा या तो निर्वात में होगा, दोनों में होता है, वायु में या निर्वात में। निर्वात का मतलब खाली जगह। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक आने में औसतन कितना समय लगता है। मतलब सूर्य से जो प्रकाश आता है हमारा पृथ्वी पर, उसको आने में कितना टाइम लगता है। तो इसका राइट आंसर होगा 8 मिनट 16 सेकेंड। अगला सवाल, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है। अब चंद्रमा का बात हो रहा है कि चंद्रमा पर जो प्रकाश जाता है वह उसको पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है। तो राइट आंसर होगा 16.6 सेकेंड। कितना, 16.6 सेकेंड। अगला सवाल, आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन के कारण। प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अब हम लोग देखेंगे कि प्रकाश का प्रकीर्णन होता क्या है। तो जब प्रकाश की किरणें सूर्य से पृथ्वी पर आता है तो वायुमंडल में क्या होता है, बहुत सा धूल कण उसको क्या करता है, चारों तरफ बिखरा देता है, चारों तरफ उसको इस तरह से बांट देता है। तो इसी घटना को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रकाश का प्रकीर्णन। अगला सवाल, प्रकाश के वेग को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। मतलब वेलोसिटी ऑफ लाइट को सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया था। तो इसका आंसर होगा रोमर वैज्ञानिक थे। अगला सवाल, पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है। पानी में डूबी हुई लकड़ी मुड़ी हुई क्यों प्रतीत होती है।
तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अगला सवाल, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है? तो इसका भी राइट आंसर क्या होगा? प्रकाश के अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन क्या होता है कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तब भी अपवर्तन का कंडीशन आता है। तो आज के लिए इतना ही। तो दोस्तों, यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, यदि कुछ इसमें कमियां आपको दिखाई दे तो हमारे नीचे कमेंट में उसको बताइएगा। धन्यवाद।